नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जड़त्व आघूर्ण या मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। एक बात आप याद रख लें, सरल रेखीय गति में जो काम द्रव्यमान करता है रोटेशन मोशन या घूर्णन गति में, वही काम जड़त्व आघूर्ण करता है। फिर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण क्या है, इसके बारे में कुछ बातें देखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण, इसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। ये लाइन देखिए, रेजिस्ट चेंज इन इट्स रोटेशन मोशन। होता क्या है कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो मैं यहां इस वाले रोटेशन ऑफ एक्सिस के सापेक्ष इसको घुमाना चाह रहा हूं। ऐसे एक ऐसी राशि जो इस रोटेशन मोशन का प्रतिरोध करें, उसके रास्ते में रुकावट पैदा करें, उसी को क्या कहते हैं? जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण घूर्णन गति में बाधा उत्पन्न करता है, ये बात आप याद रख सकते हैं। रेजिस्टेंस चेंज इन इट्स रोटेशन मोशन, घूर्णन गति में जो परिवर्तन है उसमें प्रतिरोध उत्पन्न करेगा जड़त्व आघूर्ण। ये बात आप याद रखें। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई से। इससे जुड़ा हुआ जो एग्जाम के पर्पज से कॉन्सेप्ट है वो ये भी है कि जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जो भी वस्तु का द्रव्यमान है उस वस्तु की शेप पर भी निर्भर करता है और साइज पर भी निर्भर करता है। वो वस्तु रिंग है, वो वस्तु डिस्क है, गोला है, एक सिंपल साधारण छड़ है, इन सब का द्रव्यमान मान लो समान भी है तो भी सबका जड़त्व आघूर्ण अलग होगा उनकी शेप और साइज की वजह से। जड़त्व आघूर्ण किन किन बातों पर निर्भर करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के शेप और साइज पर। एक और बात, एक्सिस ऑफ रोटेशन के आसपास जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके आसपास मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उस पर भी जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है। और आखिरी बात, एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन पर। इन चार बातों पर जड़त्व आघूर्ण निर्भर करेगा। इधर से देख लीजिए, किस एक्सिस पर उस सिस्टम या ऑब्जेक्ट को घुमाया जा रहा है, उस पर। जैसे मान लो आपके पास एक गोला है, उसका द्रव्यमान भी m है, उसका शेप और साइज भी वही गोला आपके पास है, फिक्स है। लेकिन अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन बदलेंगे तो उस गोले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण बदल जाएगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन के आसपास मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इस पर, साइज और शेप पर और द्रव्यमान पर। इन चार बातों पर जड़त्व आघूर्ण या मोमेंट ऑफ इनर्शिया निर्भर करता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जड़त्व आघूर्ण क्या है? एक प्रदिश राशि है, टेंसर क्वांटिटी है। जब मैंने आपको वेक्टर, स्केलर, टेंसर बताए तब मैंने आपको दो बातें बताई थी, जड़त्व आघूर्ण और प्रतिबल, जिसको स्ट्रेस कहते हैं। ये दो ऐसी क्वांटिटी है जो टेंसर है या प्रदिश है। और प्रदिश राशियां वो होती है जिनका मान अभिविन्यास के साथ साथ बदलता रहता है। ओरिएंटेशन के साथ साथ अगर मान भी चेंज हो, ऐसी राशियां प्रदिश राशियां कहलाती है। और जड़त्व आघूर्ण प्रदिश राशि है, टेंसर क्वांटिटी है। इन तीन बातों में आप अच्छे से समझ गए होंगे। जड़त्व आघूर्ण को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, अब विद्युत धारा या करंट को भी आई से लिखते हैं, जड़त्व आघूर्ण या मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भी आई से लिखते हैं। कई बार बच्चे की हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कंफ्यूज होने वाली बात है ही नहीं।
आप क्वेश्चन देखेंगे, जब आपको रोटेशन मोशन में बात की जा रही होगी तब कहाँ करंट का काम है। हाँ, आप जबरदस्ती इस वाली आई को और उस वाले आई को दोनों को याद करके कंफ्यूज होना चाहते हैं तो होते रहिए। और किसी भी राशि को किस लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर आप इस बात में ही कंफ्यूज है तो फिर आप और कोई काम करें, तैयारी करना बंद कर दें। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ध्यान लगाकर चीजों को समझना पड़ेगा। क्या करता है जड़त्व आघूर्ण? रोटेशन मोशन में बाधा उत्पन्न करता है। जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान पर, शेप और साइज पर, जिस एक्सिस पर रोटेट कर रहा है उसके आसपास मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है और एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन क्या है। वैसे ये दोनों बातें सेम ही है कि जब एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन होगी उस हिसाब से उसके आसपास जो मास है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होगा। जड़त्व आघूर्ण कौन सी राशि है? प्रदिश राशि। यहां पर एक और बात याद रखें, प्रतिबल या स्ट्रेस भी टेंसर क्वांटिटी है और जो भी टेंसर क्वांटिटी होगी उनका अभिविन्यास बदलने के साथ साथ मान भी बदलता है। अब इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन कैसे आते हैं, पहला बेसिक चीज आप देखिए। उससे पहले मैंने यहां पर एक बात लिखी है, पिछले वीडियो में हमने टॉर्क के बारे में अच्छे से बात की कि टॉर्क क्या होता है। मोमेंट ऑफ आर्म और बल जो लंबवत लग रहा है, समांतर वाला जो घटक है वो टॉर्क उत्पन्न नहीं कर रहा था। अगर आपके पास F परपेंडिकुलर और R का मान है तो टॉर्क निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सक्लेरेशन या कोणीय त्वरण का मान है तब भी आप टॉर्क निकाल सकते हैं। कहने का मतलब टॉर्क का एक और फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले के भरोसे बैठे नहीं रहे। अब ये कब काम आएगा? जब आपको आई निकालना आएगा। आई क्या है? जड़त्व आघूर्ण, और वही मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको जड़त्व आघूर्ण निकालना अच्छे से आ गया तो कोणीय त्वरण के मान के साथ गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? टॉर्क आ जाएगा। देखिए, सबसे सिंपल और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, ये मान लो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। इससे r डिस्टेंस पर एक द्रव्यमान m है। इसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? तो बेसिक सा फॉर्मूला, जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान और एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका डिस्टेंस कितना है उसका स्क्वायर, I बराबर mr स्क्वायर, जड़त्व आघूर्ण। थोड़ा और आगे बढ़िए। आपके पास ये घूर्णन अक्ष या एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यहां से 2r दूरी पर एक द्रव्यमान m है और इस घूर्णन अक्ष से r दूरी पर एक द्रव्यमान 2m है। इस पूरे सिस्टम का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? पहले इसका निकालो। I m द्रव्यमान कितनी दूरी पर है? 2r, उसका स्क्वायर कर देंगे। ये देखो, जो भी दूरी है उसका स्क्वायर, तो 2r है तो 2r का स्क्वायर कितना हो गया? 4mr स्क्वायर। द्रव्यमान कितना है? 2m, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? r स्क्वायर, तो 2mr स्क्वायर। 4mr स्क्वायर और 2mr स्क्वायर दोनों मिला के 6mr स्क्वायर हो गया। इस पूरे सिस्टम का जड़त्व आघूर्ण 6mr स्क्वायर। दोस्तों, एक एक बात को समझते चलिए। ये बेसिक फॉर्मूला, जो भी द्रव्यमान है एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पर है उस दूरी का स्क्वायर कर देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। अगर दो ऐसे पिंड दे रखें, घूर्णन अक्ष आपको पता होना चाहिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन से द्रव्यमान कितनी दूरी पर है, पहले एक द्रव्यमान का निकाल लो, फिर दूसरे का निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो, और इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण आ गया। चीजों को बेसिक लेवल से आप समझते चलिए। मैंने
पहले आपको बेसिक पूरे वीडियो दे दिए हैं। अब जो आपके सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग टू द पॉइंट आपको वीडियोस मिल रहे हैं। अगर आपके बेसिक ठीक है तो बिल्कुल जो आपके सिलेबस में वहां से आप पढ़ना शुरू करें, उनको बार बार रिवाइज करें। कई बार ऐसा होता है कि आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन दिया ही नहीं और फिर बोला गया कि ये दो पिंड है, दोनों के बीच की दूरी दे दी और घूर्णन अक्ष नहीं दिया, फिर कह रहा है कि जड़त्व आघूर्ण निकालो। फिर आपके दिमाग में ये बात आएगी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन की स्थिति पर तो निर्भर करता है। लेकिन अगर आपको दो पिंड दे रखे हैं तब आप ऐसा कर सकते हैं, आई सिस्टम m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 और गुणा में d स्क्वायर। एक बार इसी पर अप्लाई करके देख लें। बार बार आपके दिमाग में ये आएगी कि सर एक्सिस ऑफ रोटेशन दे नहीं रखा और आप जड़त्व आघूर्ण निकाल रहे हैं। अभी आपने कहा था कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पर जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं और आप एग्जाम में जो क्वेश्चन आ गया उसको सॉल्व आपको करना ही है। ये फालतू की बहसबाजी में आप पढ़ नहीं सकते। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि किन किन बातों पर निर्भर करेगा तो बिल्कुल चारों बातें आपको लिखनी है। देखो कितना आया था 6mr स्क्वायर। m1 कितना है m2 कितना है 2m, तो कितना हो गया m इंटू 2m, दोनों को जोड़ेंगे तो 3m और बीच की दूरी यहां से यहां तक की 2r और r 3r और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 2m स्क्वायर 3m 9r स्क्वायर। m से m कट गया, 3 से ये कितनी बार 3 टाइम और कितना हो गया 6mr स्क्वायर। ये भी कितना है 6mr स्क्वायर। दो पिंड आपको दे रखे हैं, घूर्णन अक्ष दे रखा है, दोनों का अलग अलग निकाल लो, जोड़ लो। इस कंडीशन में अगर आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं दे रखा है, ये फॉर्मूला लगाओ तो भी मान वही आएगा। एक और कॉन्सेप्ट जड़त्व आघूर्ण से रिलेटेड देखिए। आपके पास एक समबाहु त्रिभुज होगा जिसके प्रत्येक कोने पर द्रव्यमान समान होगा m m m, और समबाहु त्रिभुज है इसकी मतलब प्रत्येक भुजा समान होगी जिसको a कह रहे हैं। ये भी समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा समान और हर एक कोने पर समान द्रव्यमान। ये भी समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा समान और हर एक कोने पर एक द्रव्यमान जिसका मान भी समान। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन की स्थिति पर जड़त्व आघूर्ण कैसे निर्भर करता है। मान लो एग्जाम में आपको पहला क्वेश्चन ऐसे दिया कि एक समबाहु त्रिभुज है, वही बात जिसके प्रत्येक कोने पर m द्रव्यमान रखा हुआ है, तीनों भुजाएं समान हैं, एक भुजा के लंबवत, ये एक भुजा हमने मान ली, इसके लंबवत ये हो गया, किसी एक कोने से गुजरता हुआ अक्ष। तो ऐसी लैंग्वेज को पढ़कर आपको समझना पड़ेगा कि वो ये बनाना चाह रहा है। ये भुजा ले ली, एक भुजा के लंबवत खींच दिया और एक कोने से इस कोने से गुजर रहा है। वो कह रहा है कि इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कितना होगा। अब आप निकाल लेंगे। ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहां से इस द्रव्यमान की दूरी तो 0 ही हो गई, तो इसके लिए जड़त्व आघूर्ण कितना हो गया m0 स्क्वायर, और 0 का कोई मतलब नहीं है, 0 हो गया इसका। यहां से कितनी दूरी पर है a पर, तो इस वाले द्रव्यमान का जड़त्व आघूर्ण कितना हो गया ma स्क्वायर। यहां से नहीं, इस अक्ष, ये अक्ष है, यहां से ये कितनी दूरी पर है, तो देखिए ये पूरी दूरी a है, तो यहां तक की दूरी a/2, यहां से यहां तक की a/2 है, तो ये भी आधी होगी a की। तो इसका जड़त्व आघूर्ण कितना हो गया ma/2 का स्क्वायर।
तो कितना हो गया ma²/4। तीनों को जोड़ देंगे, ma² प्लस ma²4, ये तो 0 हो ही गया। दोनों को जोड़ने के बाद जो राशि आएगी वो इस अक्ष के सापेक्ष इस सिस्टम का जड़त्व आघूर्ण होगा। देख लीजिए, तो चीजों को आपको इस तरीके से देखना पड़ेगा। ma² को किसके साथ जोड़ देंगे, ma²/4 के साथ। जो मान आएगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब ma² प्लस ma²/4 आप करेंगे, ये करके दिखाने के लिए हम यहां पर नहीं, ma² प्लस ma²/4 दोनों को जोड़िए, जो आंसर आएगा इसका वैल्यू होगा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, आपको बोला कि इस समबाहु त्रिभुज के ज्यामिति केंद्र, ये रहा ज्यामिति केंद्र, और उसमें भी तल के लंबवत, ऐसे नहीं कि ज्यामिति केंद्र से ऐसे गुजर रहा है, ऐसे तल के लंबवत, ऐसे ये अक्ष अंदर जा रहा है, ऐसे इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण निकालिए। एक बात आप याद रखें, समबाहु त्रिभुज के केंद्र से उसके कोने तक की जो दूरी है वो होती है उसकी भुजा बटे √3। तो बिल्कुल आसान हो गया। क्या इस द्रव्यमान के लिए क्या हो गया, जड़त्व आघूर्ण m, और अक्ष से यहां तक की दूरी a/√3 का स्क्वायर। ऐसा इसके लिए हो गया। ये द्रव्यमान, इसकी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी a/√3 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, द्रव्यमान और एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो दूरी है उसका स्क्वायर, और यही मान इसके लिए हो जाएगा। और तीनों को आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इस तरीके से उस एक्सिस के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। कौन सा एक्सिस, जो ज्यामिति केंद्र से गुजरता है और त्रिभुज के तल के लंबवत है। तीनों को जोड़ दें, ma²/3, 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 1/3, 1/3, 1/3, तो पूरा जो क्या आ जाएगा, ma²। इस पूरे सिस्टम का इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ma² आ गया। मैंने जोड़ के बता दिया, आप तीनों को जोड़ के देखना। यहां देखिए, एक भुजा, उसका मध्य बिंदु ये a/2 पर, और तल के लंबवत, देखिए ये एक भुजा और तल के लंबवत फिर से ऐसे, इस अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण निकालिए। देखते हैं, पहली बात आप याद रखें, जब घूर्णन अक्ष यह है तो यहां से इस द्रव्यमान की जो दूरी है वो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, √3a/2। ए क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा। यहां पर जो मैं मान a ले रहा हूं वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ हो सकता है, द्रव्यमान में m बोल रहा हूं वो 2 किलो 1 किलो दिया हो सकता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं वो द्रव्यमान समान है, जो भी हो 2 किलो 1 किलो। समबाहु त्रिभुज है तो बीच की दूरियां भी या हर एक भुजा क्या होगी, समान होगी। अगर अक्ष ये है तो यहां से यहां तक की दूरी a/2, तो ये a/2 का होल स्क्वायर। इसके लिए यहां से यहां तक की दूरी a/2, इसके लिए जड़त्व आघूर्ण a/2 का होल स्क्वायर। यहां से यहां तक की दूरी √3a/2, तो क्या होगा, m √3a/2 का होल स्क्वायर। m √3 का 3, a² और 2 का कितना हो गया, 4, 3/4 ma²। ये ma² बटे में 4, ma² बटे में 4,
3/4, 1/4 और 1/4। तीनों को अगर जोड़ेंगे, देखो 3/4 ma², ma²/4, तो आपके पास आ जाएगा 3, 1, 4 और 5, 5/4 ma²। इन तीनों को जोड़ने पर समबाहु त्रिभुज जिसके सभी कोनों पर द्रव्यमान समान है, 3 रोटेशन ऑफ एक्सिस आपको बता सकता है। इसके सापेक्ष आप ma² और ma²/4 को जोड़ लीजिए। जो भी आपके पास आएगा वो क्या हो गया, इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। फिर ज्यामिति केंद्र और तल के लंबवत ma², किसी एक भुजा के मध्य बिंदु और तल के लंबवत, तो आपके पास 5/4 ma²। तीनों के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब एग्जाम में आपको क्या प्रॉब्लम आने वाली है, आप सही से क्वेश्चन समझें। अभी मैंने आपको एग्जैक्ट आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन बता दिया, तो आपको केवल क्या करना था, ये फॉर्मूला लगाना था और सॉल्व करना था। एग्जाम में ज्यादातर प्रॉब्लम रोटेशन एक्सिस बच्चों को समझ में नहीं आती, कहां से लेगा, तो लैंग्वेज भी मैंने लिखी है। एक भुजा के लंबवत, इस भुजा के लंबवत किसी एक कोने से गुजरता हुआ अक्ष, ज्यामिति केंद्र, ये ज्यामिति केंद्र और तल के लंबवत, एक भुजा का मध्य बिंदु और तल के लंबवत, ये अंदर की तरफ, इन तीनों एक्सिस ऑफ रोटेशन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट कर लिया है। आराम से आप चीजों को देखें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन बहुत बार और हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस चीज को बड़ी क्लियरिटी के साथ समझें। और एक बात और, जब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आ जाएगा, आपके पास कोणीय त्वरण हो, तो आप टॉर्क भी निकाल सकते हैं, जो आपके एग्जाम का महत्वपूर्ण पॉइंट है। जड़त्व आघूर्ण या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आते हैं। पहली बात, छड़ के द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन हो या द्रव्यमान केंद्र से गुजरता हुआ एक्सिस ऑफ रोटेशन हो, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। किसी रिंग या वलय के द्रव्यमान केंद्र से गुजरते हुए अक्ष के सापेक्ष क्या होगा, चकती के लिए क्या होगा, बेलन के लिए क्या होगा, गोले के लिए क्या होगा। ये सारी चीज़ें आपको याद ही रखनी है। अब तक जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं जड़त्व आघूर्ण से, वो सीधे पूछे गए हैं कि किसी रिंग के द्रव्यमान केंद्र से गुजरते हुए अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। बस उसको थोड़ा सा और बदल के या समांतर अक्ष प्रमेय या लंबवत अक्ष प्रमेय से जोड़कर पूछा गया है। तो पहले आप बेसिक जानकारी देखिए। अगर आपको किसी भी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण निकालना है, तो जितने द्रव्यमान और उन द्रव्यमानों की रोटेशन एक्सिस से कितनी दूरी है उसका स्क्वायर, सबका टोटल क्या हो जाएगा, उस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण। ये देखिए, पहला, सतत द्रव्यमान वाली वस्तु के लिए आई निकालना है, जड़त्व आघूर्ण निकालना है। अभी जब आपने देखा कि ये रोटेशन का एक्सिस था और यहाँ से इस डिस्टेंस पर कोई द्रव्यमान m था और यहाँ तक की दूरी r थी, तब हम क्या पढ़ रहे थे, mr²। सतत द्रव्यमान का जड़त्व आघूर्ण निकालने के लिए हमें उसको छोटे छोटे अंशों में तोड़ना पड़ेगा, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा, अल्पांश जिसको कहते हैं। तो उस अल्पांश का जड़त्व आघूर्ण जो होगा m/L dx, ये तो उसके लिए क्या आया, द्रव्यमान, और उसको किससे गुणा कर देंगे, x² से। ये di आ गया और इसका इंटीग्रेशन या समाकलन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जड़त्व आघूर्ण। ये आपके पास छड़ है,
इतने से द्रव्यमान का जड़त्व आघूर्ण निकालो, इतने से द्रव्यमान का जड़त्व आघूर्ण निकालो, इतने से द्रव्यमान का जड़त्व आघूर्ण निकालो, और इन सभी अल्पांशों के जड़त्व आघूर्ण को जोड़ दो। और आपको पता है समाकलन या इंटीग्रेशन यही काम करता है, अल्पांशों का जड़त्व आघूर्ण निकाल के उनको जोड़ने के लिए ही समाकलन बनाया गया। अब एक एक अल्पांश का जड़त्व आघूर्ण आपने निकाला, बस उसको इंटीग्रेट कर दो, समाकलन कर दो उसका। देखिए, एक समान छड़ लंबाई के लंबवत दिशा में किसी सिरे से गुजरता हुआ अक्ष है। ये एक छड़ है, इसकी लंबाई के लंबवत दिशा में एक सिरे से इस सिरे से गुजरता हुआ अक्ष है। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां से ये सतत द्रव्यमान की वस्तु है, इसलिए हम मान लेते हैं कि एक द्रव्यमान यहां है, एक अल्पांश, इस अल्पांश की यहां से दूरी x है। अगर आप इस अल्पांश का द्रव्यमान निकाल लें तो ये कॉन्सेप्ट यही हो जाएगा कि द्रव्यमान और यहां से यहां तक की दूरी, तो यहां से यहां तक की दूरी x है और इसका द्रव्यमान निकालना अल्पांश का। देखो, अल्पांश का द्रव्यमान dm, कुल छड़ की लंबाई l है और कुल छड़ का द्रव्यमान m है। कुल द्रव्यमान में कुल लंबाई का भाग दे दो और जितनी लंबाई इस अल्पांश की है उससे गुणा कर दो, ये अल्पांश का द्रव्यमान आ जाएगा। कुल द्रव्यमान में कुल लंबाई का भाग दे दो और जितनी लंबाई का अल्पांश है उससे गुणा कर दो, क्या आ जाएगा? इस dm अल्पांश का द्रव्यमान। अब dm आपके पास आ गया तो m आ गया कहने का मतलब, और यहां से यहां तक की दूरी x। तो देखो, इस अल्पांश का जड़त्व आघूर्ण dm इंटू एक्स स्क्वायर। dm कितना है, इसको ऐसे कैसे लिख लिया, एक्स स्क्वायर। ये क्या आ गया, उस अल्पांश का जड़त्व आघूर्ण। अब अगर आपको पूरे द्रव्यमान या सतत द्रव्यमान वाली वस्तु का निकालना है तो ऐसे ही आप यहाँ का अल्पांश लेंगे, यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे और सभी अल्पांशों के जड़त्व आघूर्ण को जोड़ देंगे। तो इसके लिए इसका समाकलन करना पड़ेगा। इसका समाकलन मतलब इसका समाकलन, m और l नियतांक के बाहर आ गए और x स्क्वायर dx का समाकलन करेंगे। और आप जानते हैं x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो x की पावर 2 है तो 2+1 और 2+1, तो क्या हो गया, ml x की पावर 3/3 लिमिट 0 से लेकर l तक। लिमिट है यहाँ, अगर आप अक्ष मान रहे हैं तो यहाँ से लेकर l लंबाई तक। फिर आप जानते हैं एक बार अपर लिमिट लिखेंगे, एक बार लोअर लिमिट, तो l³/3 माइनस लोअर लिमिट 0³ तो ये 0 हो गया। ml l³/3, l से ये 3 की जगह 2 रह जाएगा और इस अक्ष के सापेक्ष इस छड़ का जड़त्व आघूर्ण 1/3 ml स्क्वायर। m छड़ का द्रव्यमान, l छड़ की कुल लंबाई। ये मैंने इसलिए बताया कि मैंने आपको समाकलन भी बताए हैं। एक बार फिर से फिजिक्स में जो कॉमन समाकलन बार बार यूज होता है वो आपको दोबारा से रिवाइज हो जाए, वरना किसी छड़ के एक सिरे से लंबवत जो गुजरता हुआ एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके लिए जड़त्व आघूर्ण आप सीधा याद रखें 1/3 ml स्क्वायर। m छड़ का द्रव्यमान और l छड़ की लंबाई है, कुल लंबाई। यहां देख लीजिए, यही तो बात कर रहे थे, ये छड़ का द्रव्यमान, ये लंबाई, इस अक्ष से गुजरता हुआ तो इसका जड़त्व आघूर्ण 1/3 ml स्क्वायर। अगर आपको ये बोला जाए कि अक्ष जो है वो लंबाई के सापेक्ष ऐसे झुका हुआ है थीटा डिग्री, तो ये फॉर्मूला याद रखना है 1/3 ml स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मान लीजिए ये अक्ष ऐसे है तो आप देखो थीटा कितना हो गया, 90, और साइन स्क्वायर थीटा मान कितना है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या हो जाएगा,
एक ही हो जाएगा, इसलिए मान कितना आ गया, जब 90 डिग्री है इस कंडीशन में तो 1/3 ml², और 0 डिग्री है तो जड़त्व आघूर्ण 0 हो जाएगा। यदि अक्ष लंबाई के समानांतर है तो जड़त्व आघूर्ण 0 हो जाएगा। ऐसे आपको छड़ के लिए एक और कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगर रोटेशन ऑफ एक्सिस, घूर्णन अक्ष द्रव्यमान केंद्र से गुजरता है तो उसके लिए जड़त्व आघूर्ण I बराबर 1/12 ml²। m छड़ का द्रव्यमान, l छड़ की कुल लंबाई। अगर यहां से थीटा बनाता है तो फिर उसको भी ml² sin² थीटा, सेम वही थीटा जो भी आपको गिवन होगा आप उसका मान निकाल लें। अब छड़ के लिए आप अच्छे से जान चुके हैं, एक किनारे से लंबवत अक्ष पर 1/3 ml², द्रव्यमान केंद्र से 1/12 ml²। अगर अक्ष झुका हुआ है तो sin² थीटा कर देंगे। अगर आपके पास कोई वलय है, कोई रिंग है, उसका द्रव्यमान m और उसकी त्रिज्या r है, तो उसके सेंटर ऑफ मास से गुजरता हुआ एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका जड़त्व आघूर्ण mr² वलय के लिए, और यही काम अगर चकती के लिए हो तो 1/2 mr²। ध्यान रखना दोस्तों, वलय का जड़त्व आघूर्ण mr² और चकती का जड़त्व आघूर्ण 1/2 mr²। आपके पास बेलन है और बेलन अगर ठोस है, बेलन का द्रव्यमान m और त्रिज्या r है। इन सभी कंडीशन में उस वस्तु का द्रव्यमान m और त्रिज्या r है, ये आप समझे। और हर बार रोटेशन ऑफ एक्सिस या घूर्णन अक्ष द्रव्यमान केंद्र से गुजर रहा है, तो ठोस बेलन का जड़त्व आघूर्ण 1/2 mr² और खोखले बेलन का जड़त्व आघूर्ण mr²। गोले के लिए, गोले का द्रव्यमान m और गोले की त्रिज्या r है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन या घूर्णन अक्ष कहां से गुजर रहा है, द्रव्यमान केंद्र से। ठोस गोले के लिए जड़त्व आघूर्ण 2/5 mr² और खोखले गोले के लिए 2/3 mr²। इस पूरी बात में आपको छड़ के एक किनारे के लंबवत अगर घूर्णन अक्ष है तो जड़त्व आघूर्ण 1/3 ml², l छड़ की लंबाई। द्रव्यमान केंद्र से गुजर रहा है 1/12 ml², l छड़ की कुल लंबाई। वलय के लिए mr², चकती के लिए 1/2 mr²। इन कंडीशन में सभी अक्ष द्रव्यमान केंद्र से गुजर रहे हैं। ठोस बेलन के लिए 1/2 mr², खोखले बेलन के लिए mr²। गोले के लिए, ठोस गोला वो भी 2/5 mr² और खोखले गोले के लिए 2/3 mr²। ये आपको याद रखना पड़ेगा। वैसे आप जानते हैं कि बहुत सारी रिंग आपस में मिलेगी तो खोखला बेलन बनाएगी, इसलिए देख लो रिंग का भी क्या है mr² और खोखले बेलन का भी क्या है mr²। बहुत सारी चकतियाँ आपस में मिलेंगी तो ठोस बेलन बनाएंगी, इसलिए ठोस बेलन का जड़त्व आघूर्ण 1/2 mr² और चकती का भी mr²। बस याद क्या करना है, ठोस गोले का 2/5 mr² और खोखले गोले का 2/3 mr²। एक एक बॉडी का आपको जड़त्व आघूर्ण याद होना चाहिए दोस्तों। ये छड़ ऐसे, ये छड़ इसके एक सिरे के लंबवत ऐसे अक्ष है 1/3 ml², द्रव्यमान केंद्र से 1/12 ml²। अगर रिंग है, कोई वलय है, उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजर रहा है, उसका क्या होगा mr², क्योंकि रिंग के लिए त्रिज्या काम में आएगी। चकती के लिए 1/2 mr², ठोस बेलन के लिए आप mr², खोखले बेलन के लिए mr², ठोस गोले के लिए 2/5 mr² और खोखले गोले के लिए
2/3 mr²। बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और एक बात आप ध्यान से सुन लें, रिजिड बॉडी वाला जो टॉपिक है उसमें से कितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप उठा के देख लें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण से ही क्वेश्चन है। इसलिए उस क्वेश्चन को आप तभी सोल्व कर पाएंगे जब छड़, वलय, चकती, खोखला गोला, खोखला बेलन, ठोस गोला, ठोस बेलन, इसके लिए जड़त्व आघूर्ण आप अच्छे से, आपको पहले से याद हो। हर बार आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इन सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए आप जड़त्व आघूर्ण याद रखें। जड़त्व आघूर्ण या मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए आपके पास 2 थ्योरम है। एक है समांतर अक्ष प्रमेय, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, और दूसरी है लंबवत अक्ष प्रमेय, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अब तक अगर आपको जड़त्व आघूर्ण, छड़ के द्रव्यमान के अंदर से गुजरते हुए अक्ष के सापेक्ष कितना जड़त्व आघूर्ण है, रिंग के लिए, चकती के लिए, बेलन के लिए और गोले के लिए, वो सभी बातें आपको अच्छे से आती है, तो इन दोनों थ्योरम को समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कोई भी थ्योरम एक सिंगल स्टेटमेंट होता है, आपको उसको याद रखना है। देखिए, पहली बात, समांतर अक्ष जो प्रमेय है उसके लिए ये तीनों प्रकार की या सभी प्रकार की ऑब्जेक्ट के लिए लागू होगी, 1D, 2D, 3D सब के लिए। 1D के लिए भी लागू होगी, 2D के लिए भी और 3D के लिए भी। दूसरी बात, इस प्रमेय के प्रयोग के लिए यह बात जरूरी है, द्रव्यमान केंद्र से गुजरते अक्ष एवं जड़त्व आघूर्ण की आवश्यकता है। अगर आपको समांतर अक्ष प्रमेय लगानी है किसी क्वेश्चन में, तो आपको उस पर जो ऑब्जेक्ट या सिस्टम दिया हुआ है उसका सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए, और उस सेंटर ऑफ मास से गुजरते हुए अक्ष के लिए उसका जड़त्व आघूर्ण पता होना चाहिए, तो आप समांतर अक्ष प्रमेय लगा सकते हैं। समांतर अक्ष प्रमेय 1D, 2D, 3D सभी ऑब्जेक्ट के लिए लागू होगी। बस इसे लगाने के लिए आपको सेंटर ऑफ मास, अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको द्रव्यमान केंद्र क्यों बता रहा था। अलग अलग सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के अलग अलग क्वेश्चन मैंने आपको क्यों बताए, क्योंकि एग्जाम में कौन सा सवाल आएगा ये आपके सिलेबस में है, समांतर अक्ष प्रमेय और लंबवत अक्ष प्रमेय। द्रव्यमान केंद्र के बारे में ज़्यादा नहीं बता रखा है, लेकिन आप ये समांतर अक्ष प्रमेय लगा ही तब सकते हैं जब आपको उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पता हो और सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कितना है ये पता हो, तो समांतर अक्ष प्रमेय आप लगा सकते हैं। तो ये समझने के लिए अब आपको पहले सेंटर ऑफ मास अच्छे से आता है, द्रव्यमान केंद्र निकालना अच्छे से आता है, और द्रव्यमान केंद्र से गुजरते हुए अक्ष का जड़त्व आघूर्ण कितना ये आपको पता है, तो सिंपल जोड़ना है बस। देखिए, तो 2 बातें, सेंटर ऑफ मास और उस सेंटर ऑफ मास से गुजरते हुए अक्ष का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है ये पता होना चाहिए। जैसे मैं पहले एग्जांपल वही लेता हूं जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन में ये आया कि एक छड़ है, इसकी लंबाई L है और इसका द्रव्यमान M है। इस छड़ के किसी एक किनारे से इसके लंबवत गुजरते हुए अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। फिर आपका दिमाग दौड़ेगा कि सर ये तो आपने बता दिया, 1/3 ml², m छड़ का द्रव्यमान, L छड़ की लंबाई। लेकिन मैं आपको जो आपको बता दिया है उसी से एक बार थ्योरम समझाता हूं ताकि आप समझ पाएं बात को। मान लीजिए आपको इस अक्ष के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता था, अब हम निकालना चाहते हैं समांतर अक्ष प्रमेय से। क्या कहता है समांतर अक्ष प्रमेय कि जिस भी अक्ष के सापेक्ष आपको जड़त्व आघूर्ण निकालना है,
पहले आप उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से गुजरते हुए अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण बताइए और सेंटर ऑफ मास से उस अक्ष की दूरी का स्क्वायर करके और m से गुणा कर दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। किसी भी अक्ष के लिए जड़त्व आघूर्ण, सेंटर ऑफ मास पर जड़त्व आघूर्ण प्लस कुल द्रव्यमान उस सिस्टम का और किस अक्ष, वो अक्ष द्रव्यमान के अंदर से कितनी दूर है। देखें यहां निकालना है हमें। समांतर अक्ष प्रमेय लगा दी। इस वस्तु के सेंटर ऑफ मास L/2 आप जानते हैं छड़ के लिए। इस अक्ष से गुजरते हुए अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण कितना होता है, याद करो 1/12 ml², मैंने लिख दिया। md² क्या है, m इस वस्तु का द्रव्यमान और d द्रव्यमान केंद्र से आप जो अक्ष ले रहे हैं उसकी डिस्टेंस कितनी है, d। और याद करो d कितनी हो गई, L/2। यहां से यहां तक की दूरी L/2, L/2 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दिया ml², 2 का स्क्वायर 4, 12 LCM ले लिया, ml² प्लस 3 ml², 4 ml², 4 से 3 बार 1/3 ml²। और आप याद करो छड़ के किसी एक किनारे के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण 1/3 ml² ही होता था। इसको हमने प्रूव कर दिया समांतर अक्ष प्रमेय से निकालकर। ऐसे ही अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, देखिए कि आपको यह बता रखा है कि द्रव्यमान केंद्र से L/4 डिस्टेंस पर एक अक्ष है, उस अक्ष के परित जड़त्व आघूर्ण निकालिए। छड़ का द्रव्यमान m है और छड़ की कुल लंबाई l है। अक्ष कौन सा बता रखा है, द्रव्यमान केंद्र से L/4 डिस्टेंस पर। तो अब समांतर अक्ष प्रमेय क्या कहती है कि सेंटर ऑफ मास से गुजरते हुए अक्ष का जड़त्व आघूर्ण 1/12 ml², m छड़ का द्रव्यमान, d कितना है, द्रव्यमान केंद्र से अक्ष की दूरी L/4 और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। तो कितना आ गया 1/12 ml² प्लस ml²/4 का स्क्वायर 16। इसको आप जोड़ेंगे तो इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण आ जाएगा। मान लो यही क्वेश्चन आपको रिंग के लिए दिया जाए, एक रिंग है और इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण बताइए रिंग के लिए। ध्यान से देखिए, अब यही फॉर्मूला लगाओ। रिंग के लिए सेंटर ऑफ मास से गुजरते हुए अक्ष पर कितना होता है mr²। यहां से इसकी दूरी कितनी है r, तो mr² और कितना हो गया 2mr²। यही बात अगर चकती के लिए बोली जाए तो वही फॉर्मूला, चकती के लिए सेंटर ऑफ मास का कितना होता है 1/2 mr² और यहां से डिस्टेंस कितना है चकती की त्रिज्या, तो कितना हो गया mr²। mr² और हाफ mr², 3/2 mr²। तो समांतर अक्ष प्रमेय क्या कहता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 1D 2D 3D सभी प्रकार की वस्तुओं के लिए लागू होगा। द्रव्यमान केंद्र और उससे गुजरते हुए अक्ष के परित आपको जड़त्व आघूर्ण मालूम होना चाहिए और ये थ्योरम सेंटर ऑफ मास वाला उसमें जोड़ दो कुल वस्तु का द्रव्यमान, द्रव्यमान के अंदर से उस अक्ष की दूरी कितनी है उसके साथ। ये देख लीजिए आप आराम से सॉल्व हो गए। लंबवत अक्ष प्रमेय क्या कहता है, पहली बात ओनली फॉर 2D ऑब्जेक्ट, किसी रिंग या चकती के लिए ही यह अप्लाई होगा, डिस्क। उससे पहले क्या कहता है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस वो देख लेते हैं। आपके पास एक द्रव्यमान वितरण तल है, ठीक है, ये
द्रव्यमान वितरण तल है। इसमें दो परस्पर लंबवत अक्ष है, ठीक है। ये मान लो मैंने एक अक्ष बनाया और ये दूसरा इसके लंबवत है, एक दूसरे के लंबवत। दो परस्पर लंबवत अक्ष है, उनका जो जड़त्व आघूर्ण है, मान लीजिए इसका जड़त्व आघूर्ण I1 और इसका जड़त्व आघूर्ण I2। इन दोनों का योग I1 प्लस I2, इन दोनों अक्षों के लंबवत, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है। अब कोई नया अक्ष जो इन दोनों के भी लंबवत हो, ठीक है। इस लंबवत एवं प्रतिच्छेदन बिंदु से ये जो अक्ष है वो इन दोनों के लंबवत भी हो और इनके क्रॉस जहां पर ये दोनों कर रहे हैं उस पॉइंट से भी गुजरे। इसका जो जड़त्व आघूर्ण है, मान लीजिए उसको हम I0 कह रहे हैं, जड़त्व आघूर्ण I0, ये इन दोनों के योग के बराबर होगा। ये लंबवत अक्ष प्रमेय है। द्रव्यमान वितरण तल, पहले ये दोनों परस्पर लंबवत अक्ष का जो जड़त्व आघूर्ण का टोटल इन दोनों के परपेंडिकुलर अक्ष से गुजरता हुआ जो जड़त्व आघूर्ण है वो इन दोनों के टोटल के बराबर होगा। यही लंबवत अक्ष प्रमेय है। मान लीजिए आपके पास कोई ये रिंग है, इसमें आपको बोला गया कि ये इसका जड़त्व आघूर्ण ID है और इसका जड़त्व आघूर्ण भी ID है। यहां से कोई अक्ष गुजर रहा है और मान लीजिए ये द्रव्यमान के अंदर से गुजर रहा है, तो ID का मान बताइए। तो याद रखें ये दोनों परपेंडिकुलर, ये इन दोनों के परपेंडिकुलर, और सेंटर ऑफ मास जो है उसके परितः जड़त्व आघूर्ण इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। और एक वलय के लिए ये कितना होता है, mr², और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2ID, और आपको ID निकालना है तो वो नीचे आ जाएगा और 1/2 mr²। इस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आपके सामने है और जो इसके अक्ष के परितः होगा वो इसके अक्ष के परितः होगा। यही बात अगर चकती के लिए ली जाती तो यहां पर सेंटर ऑफ मास वाला ऑफ हो जाता और ID आपको निकालना होता तो ये 2 और नीचे और यहां पर 1/4 mr² हो जाता, क्योंकि लंबवत अक्ष प्रमेय 2D ऑब्जेक्ट के लिए ही लागू होता है। समांतर अक्ष प्रमेय और लंबवत अक्ष प्रमेय सभी 1D 2D 3D ओनली 2D। इसको निकालने के लिए एक बात और ध्यान रखें, जरूरी नहीं है कि इनका प्रतिच्छेदन बिंदु द्रव्यमान केंद्र से ही गुजरे, कहीं और से भी अगर गुजरता है, देख लीजिए मान लो यहां द्रव्यमान केंद्र भी नहीं है तो भी इस अक्ष का जड़त्व आघूर्ण इन दोनों अक्ष के जड़त्व आघूर्ण के टोटल के बराबर होगा। तो एक बात और याद रखें कि लंबवत अक्ष प्रमेय में जब दो आपके पास परस्पर लंबवत अक्ष है, उनका प्रतिच्छेदन बिंदु अगर द्रव्यमान केंद्र से नहीं भी गुजरे तो भी ये थ्योरम लागू होगी। समांतर अक्ष प्रमेय लगाने से पहले आपको द्रव्यमान केंद्र और द्रव्यमान केंद्र से जो अक्ष आपसे पूछा गया है उसकी दूरी पता होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्व हो जाएगा। लंबवत अक्ष के लिए जो I0 है वो बराबर होगा दोनों अक्षों के जड़त्व आघूर्ण के टोटल के। तो ये दोनों प्रमेय आपके सामने हैं, समांतर अक्ष और लंबवत अक्ष। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इनसे न्यूमेरिकल कैसे आएंगे हम वो भी सॉल्व करेंगे, लेकिन आप एक बार इनको अच्छे से देखें, चीज़ों को समझें और याद रखें। दोस्तों, इस वीडियो में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण कौन से सिस्टम के लिए क्या होगा अच्छे से बात कर ली है, और समांतर अक्ष प्रमेय और लंबवत अक्ष प्रमेय भी अच्छे से देख ली है।
अब मैं आपको 3 ऐसे क्वेश्चन बताता हूं जिसमें जो सारे कॉन्सेप्ट अब तक हमने पढ़े हैं वो बिल्कुल कंपाइल हो जाएंगे और सारे कॉन्सेप्ट इनमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। आइए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके पास एक चकती है, एक डिस्क है, ये रिंग नहीं है, चकती है, ऐसे डिस्क है। इस चकती के तल के लंबवत द्रव्यमान केंद्र से ये अक्ष गुजर रहा है, सेंटर ऑफ मास से ऐसे अक्ष गुजर रहा है। इसका जड़त्व आघूर्ण I नोट है, ठीक है। इस चकती के तल के लंबवत, ये देखो, ये मान लीजिए ये चकती है, इसके तल के लंबवत ऐसे द्रव्यमान केंद्र से एक अक्ष गुजर रहा है जिसको ऐसे बनाया हुआ है और वो I नोट है। अब इस चकती के स्पर्श रेखीय, मतलब इस उसके तल में, चकती के तल में स्पर्श रेखीय डायरेक्शन में एक अक्ष है। इस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण निकालिए, ठीक है, ये भी निकाल लेंगे। ये जड़त्व आघूर्ण आपको ऑप्शन में ऐसे दिया होगा I नोट के पदों में। ये जड़त्व आघूर्ण निकालना ही टफ है। देखिए, चकती के द्रव्यमान केंद्र से गुजरता हुआ लंबवत अक्ष, उसका I नोट है जड़त्व आघूर्ण। चकती के ही तल में स्पर्श रेखीय कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उसके परितः कितना जड़त्व आघूर्ण होगा, और जो जड़त्व आघूर्ण निकले उसको I नोट के पदों में बताओ। चारों ऑप्शन में I नोट के पदों में ही पूछेगा आपसे। शुरू करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, लंबवत अक्ष प्रमेय लगाते हैं। क्यों? क्योंकि एक अक्ष तो है चकती के लंबवत, एक है चकती के समानांतर। तो पहले लंबवत अक्ष प्रमेय से क्या होगा कि ये चकती है, आपको याद है द्रव्यमान केंद्र से अगर कोई अक्ष गुजर रहा है और इसके व्यास के परितः अगर आप ऐसे दो अक्ष बना लें, मान लीजिए एक ऐसे और एक ऐसे, और ये व्यास से गुजर रहा है इसलिए ID, और ये दोनों का योग I नोट के बराबर होगा। लंबवत अक्ष प्रमेय यही कहता है। लेकिन I नोट अगर द्रव्यमान केंद्र से गुजर रहा है इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु, तो चकती के लिए द्रव्यमान केंद्र से गुजरते अक्ष के लिए जड़त्व आघूर्ण 1/2 mr², इन दोनों को जोड़ा 2ID, ID निकाला तो 1/4 mr² आ गया। कहने का मतलब चकती के व्यास से गुजरने वाला कोई भी अक्ष हो, उसका जड़त्व आघूर्ण 1/4 mr² होगा। तो ये चकती व्यास से कोई अक्ष गुजर रहा है, इसका जड़त्व आघूर्ण 1/4 mr² हो गया। और इसका तल चकती के तल में ही है, लंबवत नहीं है। समांतर अक्ष प्रमेय कहता है कि आपके पास किसी अक्ष पर अगर जड़त्व आघूर्ण है तो उसी के सापेक्ष कितनी दूरी पर, अगर उसी के समानांतर कोई अक्ष हो, समांतर होना चाहिए, कितनी दूरी पर हो वो हम निकाल सकते हैं। तो ये इस एक्सिस के परितः जड़त्व आघूर्ण पहले ID प्लस इससे कितनी दूरी पर है md², और ये केंद्र से यहां तक की दूरी त्रिज्या है, इसलिए व्यास वाला जो अक्ष है वो 1/4 mr², ये mr² और 5/4 mr² इस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आ गया। लेकिन वो पूछ रहा है I नोट के पदों में, तो आप पहले जो एक्सिस पर आप निकालना चाह रहे हैं उसका मान रख दिए। I नोट कितना है, 1/2 mr², ऐसे लिख दें, mr² से mr² कट गया, 2 ऊपर चला जाएगा, I नोट को गुणा में ले जाइए, ये 2 बार, और I एक्सिस का जो जड़त्व आघूर्ण है वो I नोट के 5/2 गुना होगा। पहले लंबवत अक्ष प्रमेय लगाया, फिर समांतर अक्ष प्रमेय लगाया,
फिर आई एक्सिस बटे आई नोट करा, तब जाके ये मान आपके पास है। क्वेश्चन में सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हो चुके हैं, बस चीज़ों को आप ध्यान से समझें। एक बात मैं वैसे हर वीडियो में बोलता आया हूँ, जो कंटेंट आपको वीडियो में दिया हुआ है उसको बार बार पढ़ें, समझें। मैंने आपको ये सवाल बताया, इसी को समझें कि ये सॉल्व कैसे हुआ। जैसे आपसे आई एक्सिस निकालने को बोला, तो अब आपको खुद को दिमाग लगाना है कि यार कोई अक्स जो इसके समानांतर अगर गुजरे उसका मान हमको पता लग जाए, तो उससे आर दूरी पर ये है तो समांतर अक्ष प्रमेय से लगा देंगे। फिर आपको पता होना चाहिए कि ये तो लंबवत अक्ष है, ऐसा व्यास वाला जो अक्ष है वो लंबवत अक्ष प्रमेय है। ये फॉर्मूला लगाया, यहाँ का मान आ गया, इससे दूरी, फिर भी मान ये आया। ये ऑप्शन में होगा ही नहीं क्योंकि वो पूछ रहा है आई नोट के पदों में। तो आई एक्सिस बटे आई नोट और आई नोट के पदों में 5/2 आई नोट। एक बार और आप देखना, समझना। 3 चकतियां हैं जिसमें ये जो चकती है इसके द्रव्यमान केंद्र से आर दूरी पर अक्ष जा रहा है, सेम ऐसा ही यहां पर है। इसके तो द्रव्यमान केंद्र से ही ये अक्ष गुजर रहा है। इस पूरे सिस्टम का जड़त्व आघूर्ण बताइए। देखो, अब आपको मैं लिख लिख के बार बार परेशान करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप सोचें, चकती के द्रव्यमान केंद्र से गुजरते हुए अक्ष के लिए जड़त्व आघूर्ण कितना है? 1/2 mr²। उससे r दूरी पर कितना हो गया? mr²। mr² और 1/2 mr² कितना हो गया? 3/2 mr²। इसके लिए भी 3/2 mr²। 3/2 का मतलब 1.5, ये भी 1.5 और 1.5 कितने हो गए? 3। और इसके लिए जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान केंद्र के लिए 1/2 mr²। 3 और आधा 3.5, तो 3.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 7/2 mr²। इस पूरे सिस्टम का इस अक्ष के परित जड़त्व आघूर्ण 7/2 mr² हो गया। अगर आपको बात समझ में नहीं आई हो तो देखो, इसके लिए बता देता हूं। इसके सेंटर ऑफ मास के लिए जड़त्व आघूर्ण ये रहा, उससे r दूरी पर समांतर अक्ष प्रमेय से ये रहा 3/2 mr²। ये भी 3/2 mr²। मैं ये मानता हूं कि 3/2 1.5 होता है, तो 1.5 और 1.5 कितने हो गए? 3। और ये कितना है? इसके द्रव्यमान केंद्र से ही गुजर रहा है तो इतना ही, तो 3 और आधा कितना हो गया? 3.5। 3.5 को 7/2 mr² लिख सकते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए, तभी आप एग्जाम में सही कर पाएंगे। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। इस वाले को देखो, 4 छड़ें, एक छड़ की लंबाई m और एक छड़ की लंबाई l है। m द्रव्यमान है, सॉरी, छड़ की द्रव्यमान जो है वो m है और लंबाई l है। चारों सेम छड़ें हैं। इस अक्ष के परित जड़त्व आघूर्ण बताइए। मतलब ये 4 छड़ें हैं, ये उनके लंबवत गुजर रहा है। आप मानिए एक छड़ के अगर लंबवत गुजरने वाला सेंटर ऑफ मास से, तो उसका कितना होता था? 1/2 ml²। यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? याद करो, देखें, इस छड़ का आधा l/2, तो यहां से l/2 दूरी पर कितना होता था? 1/3 ml²। तो इस अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण एक छड़ के लिए कितना है? 1/3 ml²। तो छड़ कितनी है? 4, इसलिए इस सिस्टम का जड़त्व आघूर्ण ये हो गया 4/3 ml²। ये 3 क्वेश्चन आप दोबारा से देखें कैसे सॉल्व हुए। अगर किसी को कोई दिक्कत हो मेरे से बात करें कि सर ये समझ में नहीं आया,
बिल्कुल इजी तरीके से मैंने ये दोनों क्वेश्चन, इसको मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करके बताया है ताकि पहले लंबवत अक्ष प्रमेय, फिर समांतर अक्ष प्रमेय, आंसर, फिर आंसर का आई नोट के पदों में कैसे निकालेंगे। ये दोनों सिंपल है, इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। छड़ के द्रव्यमान केंद्र से L/2 दूरी पर जो होगा वो 1/3 ml²। अब एक छड़ के लिए 1/3 ml² है तो चारों छड़ों के लिए 4 से गुणा कर देंगे और इस सिस्टम का जड़त्व आघूर्ण 4/3 ml² हो जाएगा। अब तक जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं उनसे ही रिलेटेड 2 और क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो में जो आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं उनकी क्वालिटी, एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले 5 क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को लेकर फिर आपको बताया जा रहा है। और जो बच्चे समझदार हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत पहले पढ़ रखा है, उनको अच्छे से पता है कि वीडियो कंटेंट क्या है। फिर भी जो नए जुड़े हुए हैं उनको नहीं पता है तो उनको समझाना मेरी जिम्मेदारी है। यहाँ पर आपको जो कंटेंट मिल रहा है, एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपके एग्जाम के पर्पस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। आप 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके फिर अपने आप को ये कहे कि मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और एक भी एग्जाम में नहीं आ रहा। एक क्वेश्चन इस तरीके का हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि बार बार इन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें आप। ये मैं केवल आपको फालतू की सांत्वना देने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं आपके सिलेबस को देखकर, पेपर को देखकर, फिर ऐसा नहीं है कि हम जो पढ़ रहे हैं उससे बाहर निकल जाए, वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को कंपाइल करके पढ़ रहे हैं। जितना टाइम हम फालतू की बातों में लगाएं उतना टाइम, इसलिए चीज़ों को पहले बोर्ड पे लिख दो, बिल्कुल सिस्टमेटिक समझाओ। 2 घंटे में आप जो कंटेंट सीखना चाह रहे हैं बाकी जगह पर, यहाँ पर आपको 15 मिनट में मिलेगा। चीज़ों को समझो, घर पर मेहनत करो, पढ़ाई करो, रिवाइज करो, नहीं समझ में आ रहा लड़ो। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये वीडियो आपको समझ में आने चाहिए, याद होने चाहिए। कोई कभी भी पूछ ले, एक एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तो सिलेक्शन होगा। और सिलेक्शन लेना आपको भी पता है आसान काम नहीं है। जो मेहनत करेगा, जो इस टाइम जागरूक होकर बिल्कुल खुले दिमाग से चीज़ों को समझेगा, वो बाजी मार जाएगा। इसलिए चीज़ों को समझो। 2 सवाल और देखिए, आपके दिमाग की बत्ती जला देंगे। न्यूटन के नियम का घूर्णन में प्रयोग कर रहे हैं। वैसे यहाँ जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक बात हम पढ़ चुके हैं। ये एक चकती है जिसको यहाँ से जोड़ा गया है, इसको ऐसे घुमाया जा रहा है, 2 न्यूटन स्पर्श रेखीय बल लगाया जा रहा है। चकती का वजन 4 किलो और द्रव्यमान केंद्र से इसकी दूरी 50 सेंटीमीटर, या इसकी त्रिज्या 50 सेंटीमीटर यहाँ से, और जो बल लग रहा है उसकी भी केंद्र बिंदु से दूरी कितनी है, 50 सेंटीमीटर। तो चकती की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर, द्रव्यमान 4 किलो, इस पर स्पर्श रेखीय बल 2 न्यूटन लगाया हुआ। तो चकती प्रारंभ में स्थिर है, ये बड़ी मज़ेदार बात है। पहले चकती स्थिर बिल्कुल एक जगह है, आप इस पर बल लगाकर इसको घुमाना चाह रहे हैं। कौन सा बल है, स्पर्श रेखीय। क्या पूछा, 4 सेकंड बाद कोणीय वेग बताओ, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बताइए। सोचो, बल दे रखा है, किस वेग से या किस बल से आप उस चकती को घुमा रहे हैं, स्पर्श रेखीय बल। चकती का द्रव्यमान, चकती की त्रिज्या। पूछा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। 4 सेकंड बाद टाइम और बता रखा है। अब इस क्वेश्चन की अप्रोच को आप देखें, आपको लगेगा अब तक जो पढ़े हैं उन चीज़ों का इस्तेमाल सिस्टमेटिक कैसे कर सकते हैं। देखिए, आप जानते हैं टॉर्क बराबर F × R और F परपेंडिकुलर। तो ये डिस्टेंस R है और R को डायरेक्शन हम ऐसे मानते थे, इधर ले गए। R और F के बीच एंगल थीटा है, इसका मतलब 2 न्यूटन परपेंडिकुलर फोर्स है।
2 न्यूटन। त्रिज्या को मैं 1/2 मीटर लिख दिया, 1/2। 1 न्यूटन इंटू मीटर टॉर्क आ गया, और टॉर्क का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर। आपके पास टॉर्क आ गया। आप आई निकालना चाहते हैं, जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। शक्ति के लिए आपको पता है 1/2 mr² होता है द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। m कितना है 4, r कितना है 1/2। सॉल्व किया, इस शक्ति का जड़त्व आघूर्ण 1/2 और जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। तो 1/2 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर आई की वैल्यू। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास टॉर्क है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो आप कोणीय त्वरण निकाल सकते हैं अल्फा। अल्फा निकालना है टॉर्क अपॉन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉ अपॉन में आई। टॉर्क की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 1/2। सॉल्व किया, अल्फा कोणीय त्वरण 2 और कोणीय त्वरण का मात्रक रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपके पास अल्फा आ गया। आप न्यूटन की गति का पहला समीकरण जानते हैं, P = U + AT। लेकिन यही अगर घूर्णन गति के लिए हो तो अंतिम वेग, अंतिम कोणीय वेग, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक कोणीय वेग, त्वरण, कोणीय त्वरण, और समय समय रहेगा। ओमेगा = ओमेगा0 + अल्फा टी। मैंने आपको कहा था कि यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रारंभ में वस्तु या शक्ति स्थिर है, इसलिए प्रारंभ में कोणीय वेग 0, अल्फा कितना है 2, टाइम कितना बता रखा है 4 सेकंड बाद, इसलिए 4 सेकंड बाद कोणीय वेग 8 रेडियन प्रति सेकंड। क्वेश्चन को टफ आपको डराने के लिए नहीं बनाया गया। एक क्वेश्चन में आपके सिलेबस में जो सारे पॉइंट है उनको कवर करने के लिए बनाया गया। एक क्वेश्चन पढ़ो, समझो, पूरे सिलेबस के जो भी टॉपिक है सब कवर। एक और क्वेश्चन देखिए। फिर से आपके पास एक शक्ति है जिस पर 3 न्यूटन बल इधर लगा रहे हो, 1 न्यूटन बल इधर लगा। स्पर्श रेखीय बल है जो इस शक्ति को ऐसे गोल गोल घुमाएंगे। यहां से यहां तक मोमेंट ऑफ आर्म, दिशा अगर बात करेंगे तो इस आर की दिशा ये, तो ये बल भी लंबवत है और ये बल भी लंबवत है। शक्ति का द्रव्यमान 16 kg है और इसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। पूछ रहा है कोणीय त्वरण बताइए, टाइम नहीं बोला, कोणीय त्वरण बताओ बस। तो आप जानते हैं टॉर्क बराबर आई अल्फा। अब यहां पर 2 टॉर्क के मान निकलेंगे। देखो ये भी क्लॉकवाइज घुमा रहा है ऐसे, और ये भी इधर ही घुमा रहा है, तो ये भी क्लॉकवाइज। मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, अगर यही फोर्स इधर लगता तो ये कैंसिल आउट होता, माइनस होता, लेकिन दोनों एक ही डायरेक्शन में शक्ति को घुमा रहे। F कितना है 3, R कितना है 20 को हम क्या लिख सकते हैं 1/5, तो 3/5। इस वाले के लिए F कितना है 1, R कितना है 1/5, 20 सेंटीमीटर को 1/5 मीटर लिख सकते हैं। तो ये 3/5, ये 1/5, मतलब ये इस बल की वजह से टॉर्क कितना आ गया 3/5, और इस बल की वजह से टॉर्क कितना आ गया 1/5। दोनों क्लॉकवाइज ही कर रहे हैं, इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे और टोटल टॉर्क 4/5 न्यूटन इंटू मीटर। इस शक्ति के लिए जड़त्वाघूर्ण निकालते हैं। आप जानते हैं द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष शक्ति का जड़त्वाघूर्ण 1/2 mr²। m कितना है 16 kg, r कितना है 1/5 का स्क्वायर कर देंगे और 8/25, और जड़त्वाघूर्ण का मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। आपके पास आई है, आपके पास टॉर्क है, अल्फा निकालना है। अल्फा बराबर टॉर्क अपॉन आई। टॉर्क की वैल्यू 4/5, आई की वैल्यू 8/25। 4/5, 25 ऊपर चला गया, 25/8, 5 से कट गए 5 बार, 4 से कट गए 2 बार, 5/2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। 5/2 को
2.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर क्या हो गया? कोणीय त्वरण। जड़त्वाघूर्ण से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट, इससे पहले हमने जो कॉन्सेप्ट बात किए हैं सभी से कनेक्ट करके मैंने आपको क्वेश्चन भी बताए, इसलिए चीज़ों को अच्छे से समझें, आराम से पढ़ें, लिख लिख के नोट्स बनाएं, बार बार बैठ के सोचें कि ये है क्या, कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा है। जब तक चीज़ों को आप अपने तरीके से नहीं समझ लेंगे तब तक आपके लिए चीज़ें फायदेमंद नहीं है। इसलिए ध्यान से पढ़ो और तैयारी को शानदार बनाए रखो।